बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर हमारा जो है ना वो समरी वीडियोस का है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एसेंशियल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है इसके अंदर प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट में आपसे कहता है कि प्रोफेशनल जजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जितनी आपकी ऑडिट की नॉलेज है, जितना आपका तजुर्बा है और जितनी आपने ट्रेनिंग से सीखी हैं चीज़ें विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, उसका आपने इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग वन ऑडिट, ऑडिट के दरमियान, ताकि आप एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। ठीक है, प्रोफाइल जजमेंट की डेफिनेशन जो है ना वो आपने क्या करनी है, आपने इसको याद करना है। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर मैं स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन को सिर्फ रीड करूँ ना, सिर्फ डेफिनेशन को रीड करूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, उसके बाद मैं जो है ना वो आऊँगा इसकी एक्सप्लेनेशन पे। Professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind, being alert to condition which indicates possible misjudgment due to error, fraud, and a critical assessment of audit evidence। आपने यहीं तक लिखना है। जो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, ये सिर्फ जो है ना वो समझाने की हद तक है। ठीक है ना। क्वेश्चनिंग माइंड में एक दो चीज़ें आ रही हैं कि आपका एक ऐसा मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए कि आप जो है ना वो विद इन एंड आउटसाइड लोगों से जो है ना वो क्वेश्चन कर सको। दूसरी चीज़ ये बोलता है भाई आपने हर एस्पेक्ट के बारे में जो है ना लोगों से क्वेश्चन करना है, और सिर्फ अजम्पशन पे जो है ना वो चीज़ें नहीं छोड़नी कि यार मैनेजमेंट ने अगर बात बोली तो बिल्कुल सही बोली है, अच्छी बोली होगी, सही लोग होंगे। ठीक है ना, हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपने एज्यूम नहीं करना, आपने जो है ना उसका अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना है। फिर बोलता है भाई बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच इंडिकेट्स पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि बोलता है भाई बी अलर्ट टू सिग्नल्स इन डिफरेंट सिचुएशन लीडिंग टू अनकवर द एरर ऑफ फ्रॉड इन द एफएस। भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको लगेगा भाई कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे एरर हुआ है। ठीक है ना, आपने उन सिग्नल्स से अलर्ट रहना है। अगर आपको कोई चीज़ पता चलती है तो आपने उस पर इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। फिर बोलता है भाई फाइंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। सीधी सी बात है, मिसाल देता हूँ। 2010 में सेलिंग एक्सपेंस है 10,000, 2011 में भी सेलिंग एक्सपेंस है 10,000, 2010 की सेल्स हैं 1 लाख, 2011 की सेल्स हैं 1.5 लाख। बताओ स्केप्टिकल दिमाग चला नहीं चला? नहीं चला तो फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई 2010 से 2011 में सेल्स इंक्रीज हुई हैं, 1 लाख से 1.5 लाख हुई हैं। ठीक है ना, 50% से गालिबन इंक्रीज आया है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस तो वहीं खड़ा हुआ है, तो सेलिंग एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है। तो आपका स्केप्टिकल दिमाग जो है ना वो चलना चाहिए, स्केप्टिसिज्म जो है ना वो आपका जागा रहना चाहिए यहाँ पे। बोलता भाई इट मीन्स ऑडिटर शुड नॉट बिलीव इन एनीथिंग विच मैनेजमेंट tells him, rather he should obtain corroborative evidence and should investigate if there is a difference। बोलता भाई कि अगर कोई डिफरेंस उसके सामने आता है तो उसको जो है ना क्या करना चाहिए, एविडेंस को जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह देखा कि जनाब वहाँ पे मेरे सामने ना एक रेंट एग्रीमेंट आया। रेंट एग्रीमेंट आया, एरिया था कोई ABC एरिया था कराची का, उसमें रेंट लिखा हुआ था जनाब 1.25 लाख रुपए का। ठीक है, जब मैंने ज़मीन.com खोली, ज़मीन.com पे मैंने देखा भाई घर की कीमत तो रेंट की आ रही है 35 से 40 हज़ार, 1.25 लाख कीमत। फिर हमने जो है ना वो मैनेजमेंट से इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया कि भाई क्या सीन है, इतनी ज़्यादा जो है ना वो आपने फेयर मार्केट वैल्यू क्यों मतलब ली हुई है, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू तो ये है ही नहीं रेंट की, आपने मतलब बहुत ज़्यादा ली हुई है। तो फिर हमने बाद में पता चला भाई क्या कार्रवाई थी क्या नहीं थी, वो तो खैर इरेलीवेंट इधर। लेकिन बता ये रहा हूँ कि आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ से भरोसा नहीं करना, आपने उसको अदर सोर्सेज से वेरीफाई करना है। फिर जनाब कहते हैं भाई ऑडिटर को जो है ना वो इन जगह पर अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को जगा के रखना चाहिए। ठीक है, इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स। भाई मैनेजमेंट की नियत है, हायर मैनेजमेंट की, कि वो सेल कर देगी अपने शेयर्स को और यहाँ से भाग लेगी। ठीक है ना, इसमें नुकसान क्या है कि वो चाहेगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाए ताकि वो फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए आपके शेयर्स की और वो बेच के पैसा निकाल के अपना भाग लें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है भाई मैनेजमेंट के बोनस जो है ना वो परफॉर्मेंस पर है, एफएस की फिगर्स पर है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा 5% 10% हमें बोनस, तो वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो ताकि बोनस जो है ना वो उनको मिल जाए। इनकन्सिस्टेंट एविडेंस है, गोइंग कंसर्न के मसले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट पार्टी ट्रांजेक्शन हैं। इससे फ्रॉड ये कर सकते हैं कि भाई ईयर एंड पे हाई ट्रांजेक्शन करेंगे, ईयर एंड के बाद रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, ताकि ईयर एंड का प्रॉफिट आपका ज़्यादा शो हो जाए। ठीक है ना, फिर आती चीज़ें हमारे पास एरिया बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टीमेट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ें एस्टीमेट्स पर मबनी है। ठीक है ना, एस्टीमेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। इंटरनल कंट्रोल के मसले, जो इंटरनल कंट्रोल पढ़ाता है, सेल्स का पढ़ाता है, परचेज का पढ़ाता है, इसमें मसले हैं भाई कोई जो है ना वो इनका वो नहीं बन रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, कोई जो है ना वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, जो भी मसले हैं। इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट नहीं है, मैनेजमेंट की कंपिटेंसी जो है ना वो जो है डाउटफुल है बड़ी। पोर्टेबल प्रीशियस इन्वेंट्री ऐसी रखी हुई, चोरी होने का खर्चा है। ठीक है ना, इसके बाद कहता है जनाब कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, रिसीबल जो है ना वो इनके चेज़ नहीं हो रहे हैं, डेटर्स का डिस्प्यूट चल रहा है। नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करी है, तो हमने लॉन्च करी है, कंप्यूटर ने लॉन्च की, तो हमारी पुरानी प्रोडक्ट क्या उसकी वैल्यू नहीं, उसे हमें दोबारा रीअसेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इम्पेयरमेंट जो है ना हमें रिकॉर्ड नहीं की होगी, तो आपको स्केप्टिकल रहना है यहाँ पे। पेंडिंग लिटिगेशन से देखना पड़ेगा भाई कंपनी ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए हैं, क्रेडिट लायबिलिटी जो है डिस्क्लोज की है नहीं की है, प्रोविजन रिकॉर्ड किया है नहीं किया है।
मैनेजमेंट के पास मेजोरिटी शेयर हैं तो भाई वो जिस तरह चाहेगी अपने एफएस को बनाएगी अपने हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगी, ठीक है ना, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो इसका फ्रॉड है यहाँ पे। इंडिपेंडेंस हम ऊपर कवर कर चुके हैं, इसमें लिखा हुआ था जनाब के ऑल्टर को जो है ना वो क्लाइंट से फाइनेंशियल, पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंस से हमेशा हमेशा आज़ाद रहना है, ठीक है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसका मैं बता दूँ कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या याद करना है क्या नहीं करना। ये आपने एसेंशियल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ वर्ल्ड जो प्रोफेशनल जजमेंट है, स्केप्टिसिज्म है, और ये आपने याद करना है। और ये आपने एग्जाम्पल जो है सिचुएशंस ये इसकी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप का जो है ना वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन गैप में जनाब आपसे ये कहता है कि लोग समझते हैं कि ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, ऑर्डर का जो है ना वो मिस स्टेटमेंट भी डिटेक्ट कर लेगा सारी, ऑर्डर जो है ना वो रजनीकांत है ऑर्डर एफ भी बनाएगा, ऑर्डर जो है ना 100% ट्रांजेक्शन चेक करेगा, पता नहीं क्या क्या जो है ना वो एक आम आदमी सोच रहा होता है। तो एक्सपेक्टेशन गैप में कहते हैं कि भाई कि पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो ये होती है, इतनी इतनी ज़्यादा हाई होती है, ऑर्डर की जिम्मेदारियाँ ये हैं, जबकि हालांकि होती इतनी सी हैं, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती जो लोग समझ बैठते हैं। तो एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब यही है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऑर्डर जो है ना वो एफएस बनाएगा, ऑर्डर जो कि सिर्फ उनका ऑडिट करने आया है, ठीक है ना। तो ऐसा तो भाई बिल्कुल है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स लिखी हुई है भाई इसके अंदर के लोग क्या क्या समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल है कि वो मिस स्टेटमेंट निकालेगा, सारी फ्रॉड निकालेगा। ऑर्डर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा, जबकि क्या देता है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है ना। ऑर्डर प्रिपेयर्स 100% वन, और ऑर्डर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और चौथी चीज़ लिखी हुई है ऑर्डर चेक करता है 100% ट्रांजेक्शन्स, जबकि ऑर्डर एफएस प्रिपेयर नहीं करता। एफएस प्रिपेयर कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ऑर्डर सारी ट्रांजेक्शन चेक नहीं करता, ठीक है ना, सैम्पल बेसिस पे काम करता है। ये हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई हमारे पास पास्ट पेपर्स में कहाँ कहाँ चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट और केस स्टडीज से। अगर मैं रिसेंट डेटम की बात करूँ, सवाल नंबर 2 देखो, स्प्रिंग 2017 में आया है स्टीवर्ड और अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एलिमेंट्स ऑफ असर्टेन एंगेजमेंट, जो मैंने कहा था ना कि ऑटम 20 में सवाल आता मीडियम टाइम में, वो ये वाला सवाल था, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, ऑटम 2017 में इसने बोला है कि भाई अपने दोस्त को जवाब दो कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है ना वो दे सकते हैं, यानी यही था ना कि इसने कहा, हाँ इसने कहा कि जनाब आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दो। इसने बोला बताओ क्यों नहीं दे सकते, क्या लिखना था, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है मेरे भाई, इसलिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसके बाद रिसेंट टाइम में हमारे पास स्प्रिंग 17 में आया हुआ है ट्रू एंड फेयर व्यू, को बताओ क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आई कैप में आया है 2015 में आया हुआ है कि जनाब एक्सपेक्टेशन गैप क्या होती है और एग्जाम्पल्स क्या होती है, जो हमने पीछे पढ़ा है वही वाला सीधा सीधा छापना याद करके, ठीक है। उसके बाद देखो पिफ्फा विंटर 17 में आया हुआ है, सीफेप नहीं है, पिफ्फा का सवाल है ये, एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है, और मैनेजमेंट ने जो है ना वो एक व्यू दिया है, बताओ उस पर कमेंट करो, एग्री करते नहीं करते हो, और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। बहुत सारे तरीके हैं इनहेरेंट लिमिटेशन को पूछने के। इसने नहीं बोला व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जरूरी नहीं है इतना साफ सवाल करे, बोले भाई क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, ऑर्डर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता है ये बताओ। बहुत सारे तरीकों से वो इनहेरेंट लिमिटेशंस को आपसे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो हम थोड़ा सा अगर आगे देखें जनाब, तो ऑटम 19 में एक केस स्टडी डिस्कस हुई हुई है, ठीक है ना, केस स्टडी उसने टेस्ट करी है। इसमें भाई लिखा हुआ है कि भाई ऑडिट करवाना तो जो है ना वस्ती ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ने कहा है और ऑडिटर से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है। तो भाई आप बताओ आप किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपने जो है ना वो उसकी सारी मिसकनसेप्शन को दूर करना है ख़त लिख के, ठीक है ना। भाई ऑडिटर जो है ना वो इसलिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लीगली मैंडेटेड, इसके तो बड़े फ़ायदे होते हैं और ये होता है वो होता है, ठीक है ना। ऑडिटर सारी फ्रॉड्स नहीं निकालता भाई, ऑडिटर तो सैम्पल बेसिस पे काम करता है, इन हाई लिमिटेशन होती हैं, वो सही बात आपने इसमें बतानी है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना वो जनाब एक सवाल हमारे पास आया हुआ है ऑटम 2018 का 8 मार्क्स का, एसेंटल लिमिट के नाम से सवाल है। इसमें भाई बोला है कि ऑडिटर जो है ना वो मेजोरिटी ट्रांजेक्शन जो है ना टेस्ट करता है, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मुझे कंपनी सेफ लगती है, मेरा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि इसका तो मतलब ऑडिट हुआ हुआ है, ऑडिटर ने सारी ट्रांजेक्शन मेजोरिटी ट्रांजेक्शन चेक करी होगी, ठीक है ना। तो बोलता भाई अपने दोस्त को एक खत लिखो ताकि उसकी मिसकंसेप्शन रिमूव कर सको। इसमें भी आपने सही बातें करनी है, ठीक है ना। तो ये केस स्टडीज में हमारे पास रिसेंट टाइम में टेस्ट हुई हुई हैं, तकरीबन कोई 2 से 3 सवाल, और बाकी 2 से 3 सवाल पास्ट पेपर्स के रट्टे वाले हैं। मेजॉरिटी जो चीज़ें अगर मैं कंक्लूड करूँ चैप्टर की, तो वो आपको याद करनी है। ट्रू एंड फेयर व्यू हो गया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया, जजमेंट हो गया, एक्सपेक्टेशन गैप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको दोस्तों, याद करनी है, ठीक है ना। और याद करने के बाद हमने पास्ट पेपर अटैम्प्ट करना है, इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने हैं, इसकी मार्किंग स्कीम को देखना है, इस तरह आपने जो है ना वो चैप्टर को कंक्लूड करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ना ये समरी इफेक्टिव रही होगी आपके लिए, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ जो है ना वो मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।